हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजमोहन सिंह पुंडीर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ नई चीज़ें, नए टॉपिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके एनडीए में आ चुके हैं रिगार्डिंग दिस आपका ग्रेविटेशन टॉपिक। तो जो पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, जिसमें मैंने आपको दो स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है और वेदर दी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या स्टेटमेंट वन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो अगर आप स्टेटमेंट वन और टू को ध्यान से पढ़ें एक बार, और फिर आपको आंसर करना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है जी, चलिए। तो आपको दिख रहा है दो स्टेटमेंट आपको बोर्ड में गिवन है। पहले स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपको, ये द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब स्मॉल जी, द डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो आपका एसलेशन ग्रेविटेशनल एसलेशन है, स्मॉल जी की जो वैल्यू है कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करती है। चार फैक्टर मैंने आपको बताए थे, हाइट अबव द अर्थ सरफेस, डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस, फिर आपका रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ आपकी रोटेट कर रही है, एंड दी अनदर वन दी शेप ऑफ द अर्थ, है ना। चार फैक्टर बताए थे उसमें। तो इसमें जो क्वेश्चन आपका बन रहा है वो बन रहा है आपका किस पे, हाइट अबव द अर्थ सरफेस पे, है ना। तो अगर आपको ध्यान होगा, ये अर्थ सरफेस है, अर्थ की सरफेस जैसे ऊपर जाते हैं आप एच हाइट पे जाते हैं, तो अर्थ की जो इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू घटती है। आपको याद होगा ना जी डैश का फॉर्मूला, जी डैश का फॉर्मूला था जी वन प्लस एच अपॉन आर ई का की पावर -2। ये फॉर्मूला को ध्यान होगा। तो आप देख रहे हैं जैसे आप ऊपर जाएंगे, है ना, तो पावर नेगेटिव है। अगर आपकी हाइट बढ़ेगी अर्थ की सरफेस से, पावर नेगेटिव, तो जी डैश की वैल्यू घटेगी, है ना। तो इसमें आपका जो सही आंसर बनता है, अच्छा पहला बोल रहा है कि घटती क्या बोलते हैं, स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइट, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट हमें सही लग रहा है। ठीक है जी। स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है आपको, स्टेटमेंट टू कह रहा है आपका जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ, ये भी बिल्कुल सही लग रहा है अभी हमें। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, इस स्टेटमेंट को मैं क्या लिखता हूँ भाई, इसी स्टेटमेंट को आपको अगर ध्यान होगा जो हमने फॉर्मूला लिखा था, वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, हमारे पास में फॉर्मूला था कि जी डैश इक्वल्स टू जी वन प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2, है ना। तो इसको अगर आप एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा आर ई प्लस एच। आर ई प्लस एच क्या हो जाएगा आपके पास, ये आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। आर ई प्लस एच को मैं क्या लिखता हूँ, स्मॉल आर लिखता हूँ। क्या स्मॉल आर क्या है, अर्थ के सेंटर से उस ऑब्जेक्ट की दूरी है। तो आर ई प्लस एच कैन बी रिटन एज जी आर अपॉन आर ई की पावर -2, विच कैन बी रिटन एज जी अपॉन आर का स्क्वायर अपॉन, है ना। इसको मैं क्या लिखता हूँ, आर ई अपॉन आर का की पावर 2। नेगेटिव पावर को करने, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप इनको इंटरचेंज कर लेंगे, है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा जी अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर ई का स्क्वायर। ठीक है जी। तो जी डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई, जी डैश की वैल्यू हमारे पास में आ गई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। समझ गए। तो आपके पास जो जी डैश की वैल्यू है वो स्मॉल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। तो स्मॉल आर की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो जी डैश की वैल्यू आपकी घटेगी, जी डैश की वैल्यू आपकी घटेगी, जी की वैल्यू आपकी घटेगी। समझ गए ना। तो दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है कि जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो आप देख रहे हैं जो जी डैश है वो स्मॉल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट, ये रॉन्ग है। ये क्या आपके पास में रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हम देख रहे हैं बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एंड टू जो स्टेटमेंट टू है इट इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। तो इसमें हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। तो जो हमारा सही आंसर होगा क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए होगा, करेक्ट। चलिए जी, है ओके, माई बाय मिस्टेक। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ जी, दिख रहा है ना, जी जो है, जी डैश जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्मॉल आर के। समझ गए ना। तो हमारा मतलब सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट ए एंड जो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, और सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। नींद में ही है अभी तक दिमाग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में है नेक्स्ट, हमारे पास में है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसने बोला है कि आपके पास एक स्टोन और एक फेदर को आपने ड्रॉप किया। हालांकि ये क्वेश्चन में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोगों को ध्यान होगा। 1D मोशन था नॉन यूनिफॉर्म वाले में। अगर आप एक स्टोन को और एक फेदर को ड्रॉप करते हैं तो सेम हाइट से ड्रॉप करते हैं,
ठीक है जी, एक परफेक्टली वैक्यूम वाले सीन में। तो क्या सीन आप ये बताएंगे कि कौन पहले नीचे पहुंचेगा, कौन पहले नीचे पहुंचेगा भाई? आपने एक फेदर को और एक स्टोन को ड्रॉप किया सेम हाइट से, तो कौन पहले नीचे पहुंचेगा? अगर हम स्टोन और फेदर को सेम हाइट से ड्रॉप करते हैं, क्वेश्चन में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आपको, ये 1D यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, याद होगा आप लोगों को, है ना। तो एक स्टोन है और एक फेदर है, फेदर है ना, को आपने क्या बोलते कुछ सेम हाइट से ड्रॉप किया, ग्राउंड है, ये ग्राउंड से हाइट h पर है, दोनों के दोनों h हाइट पर है ना, स्टोन भी है और फेदर भी है, तो हाइट दोनों की सेम है। तो कौन पहले नीचे पहुंचेगा, कितने टाइम में नीचे गिरेंगे ये? अब होता है कि दोनों के लिए जो एक्सेलरेशन होगा, दोनों के लिए इस स्मॉल यू की वैल्यू कितनी है, 0 है, एक्सेलरेशन कितना दोनों के लिए +g है, टाइम हमें निकालना है, टाइम तो निकालना है, और डिस्टेंस दोनों के लिए क्या सेम है, डिस्टेंस नीचे गिरने के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल की है उन्होंने h डिस्टेंस ट्रैवल की है, तो कौन पहले नीचे गिरेगा देखते हैं। तो u, a, t और s को रिलेट करने वाली कौन सी इक्वेशन है भैया? एक ही इक्वेशन है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। तो s की जगह हम लिखेंगे h, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, u की जगह लिखेंगे 0 इंटू टी प्लस हाफ, a की जगह लिखेंगे g और ये t का स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ से g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g के लिए हमारे पास, सॉरी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t के लिए हमारे पास में कितनी आ जाएगी, टी स्क्वायर हमारे पास में आ जाएगा 2h अपॉन g, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2h अपॉन g। तो आपने देखा जो टाइम है इसको नीचे गिरने में कितना समय लगेगा t, ये डिपेंड करता है हाइट पर और स्मॉल g पर। तो इन दोनों ही, चाहे स्टोन हो चाहे फेदर हो, हाइट सेम है, एक्सेलरेशन जो दोनों का नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, g है, एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम है। क्या बोलते हैं, टाइम इन दोनों के मास पे डिपेंड कर रहा है क्या? यहाँ पे मास का फैक्टर नहीं आ रहा है, मास वाला फैक्टर नहीं आ रहा है, तो अब आप देख रहे हैं मास वाला फैक्टर अगर नहीं आ रहा है तो हाइट पे डिपेंड कर रही है, जी पे डिपेंड कर रही है, मतलब दोनों के लिए एच और जी सेम है, तो दोनों को नीचे गिरने के लिए समय लगने वाला है वो भी क्या सेम आएगा, क्या आएगा, सेम आएगा। तो इससे रिलेवेंट क्वेश्चन आपके बन चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया है ना। तो दोनों को नीचे गिरने में जो समय लगेगा वो क्या लगेगा, बराबर समय लगने वाला है। आई होप कि समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ मिसलेनियस टॉपिक जो हम रह गए थे जिन टॉपिक को डिस्कस करने से। तो हमारे पास पहला टॉपिक जो है जो हमें डिस्कस करना है वो मास एंड वेट, वो हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है मास एंड वेट, ठीक है जी। तो हम डिस्कस कर लेते हैं मास आपके पास क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो मास होता है किसी बॉडी का वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। मास इट इज़ अ मेजर ऑफ द मटेरियल कंटेंट इन ए बॉडी, किसी बॉडी के अंदर कितना मटेरियल कंटेंट है उसका जो मेजर होता है दैट इज कॉल्ड मास, ठीक है जी। तो मास क्या है, किसी बॉडी की क्या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ ए बॉडी, ठीक है जी। किसी बॉडी के मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है एंड इट इज अ मेजर ऑफ द मटेरियल कंटेंट इन ए बॉडी, बॉडी के अंदर कितना मटेरियल कंटेंट है, ठीक है। और दूसरी बात आपकी ये होती है, अच्छा इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसकी एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट केजी, क्या है इसकी एसआई यूनिट केजी है, ठीक। और जो ये है, अगर मैं किसी बॉडी जिसका मास कुछ भी है, क्या किसी बॉडी का जो मास है क्या प्लेनेट पे डिपेंड करता है क्या? आप अर्थ पर हैं, जुपिटर पे हैं, या फिर आप मार्स पे हैं या मून पर हैं, तो किसी बॉडी का जो मास होगा किसी प्लेनेट पे क्या रहेगा, सेम रहने वाला है, समझ रहे हो। क्योंकि मैंने क्या बोला, ये जो मास होता है बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो बॉडी का जो मास होगा वो बॉडी कौन से प्लैनेट पे इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो बॉडी किसी प्लैनेट पे भी हो तो उसका मास करने वाला है, सेम रहेगा उसका मास, समझ गया ना। तो अच्छा दूसरी बात ये क्वेश्चन आपका बहुत बार बन चुका है आपका एनडीए में कि अगर मैं किसी बॉडी को जिसका मास की फलाना केजी है अर्थ पर रखी है तो उसका मास इतना है, अगर मैं उसी बॉडी को मून पर ले जाऊं तो क्या उसका मास चेंज होगा? तो आंसर है उसका मास चेंज नहीं होगा, समझ गए। और कई बार ये क्वेश्चन आपका बन चुका है कि ये एक बॉडी उसका मास अर्थ पर और उसका मास मून पर जो है उस मून मासेस का रेशियो क्या होगा? तो आंसर क्या होगा, 1:1, बिकॉज जो मास है वो बॉडी की प्रॉपर्टी है। आप किसी प्लेनेट पे हो तो प्लेनेट
कि किसी प्लेनेट पे हो, वो आपका प्लेनेट उस बॉडी के मास को अफेक्ट नहीं करेगा। समझ गया ना। तो दूसरा क्वेश्चन, हम दूसरी जो हमारा इसमें टॉपिक है वो हमारे पास में क्या है, वो है वेट। वेट क्या होता है भाई, व्हाट इज वेट, W। सपोज ये प्लेनेट, ये अर्थ ही मान लीजिए, आप इसको अर्थ मान लीजिए, ठीक है जी, अर्थ है, अर्थ का मास कैपिटल M है। अच्छा, ये स्मॉल m मास है। अब स्मॉल m मास पर ये अर्थ फोर्स लगाएगी, अपनी तरफ खींचेगी इसको, है ना। तो जिस फोर्स, इस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, इस बॉडी का मास इंटू जी, यही तो होता है फोर्स, m इंटू जी। अगर ये ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से नियर बाय है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम स्मॉल एक्सेलरेशन को क्या ले सकते हैं, जी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, जी ले सकते हैं। और अगर मैं स्मॉल जी की वैल्यू पुट करूं, तो ये जो फोर्स है जिससे कि ये प्लेनेट इस स्मॉल m को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये फोर्स कितना होता है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r मान लूँ, स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है जी। और अगर ये स्मॉल m जो है इस अर्थ की सरफेस से ज़्यादा दूर नहीं है, तो दैट स्मॉल r कैन बी टेकन एज कैपिटल R। तो कैपिटल R जो कि क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो अगर आपका जो ये बॉडी है ज़्यादा ऊपर नहीं है, ज़्यादा ऊपर नहीं है अर्थ की सरफेस से, तो इन दैट केस कैपिटल R कैन बी टेकन एज, सॉरी स्मॉल r कैन बी टेकन एज कैपिटल R। रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल आप ले सकते हैं। समझ गए ना। तो जो वेट है वो किस पे डिपेंड करता है, वो बॉडी के मास पे भी डिपेंड करता है, स्मॉल m पे भी डिपेंड करता है। और साथ ही साथ इस प्लैनेट के मास और क्या बोलते हैं, प्लैनेट के रेडियस पे भी डिपेंड करता है। इस प्लैनेट के मास और प्लैनेट के रेडियस पे डिपेंड करता है। तो मून पे कुछ और होगा, है ना। तो आप देख रहे हैं किसी प्लैनेट पर जो किसी बॉडी का मास होता है, वेट होता है, जो वेट होता है वो क्या होता है, वेट क्या है, इट इज अ फोर्स ऑन दैट मास ड्यू टू द प्लैनेट। वो प्लैनेट आप पे कितना फोर्स लगा रहा है, इनफैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो प्लैनेट आप पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, वही तो क्या है, उस बॉडी का वेट होगा उस प्लैनेट पर। समझ गए। और जो वेट होता है वो स्मॉल जी पर भी डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, तो बॉडी का जो वेट होता है वो स्मॉल जी पे भी डिपेंड करता है। समझ गए ना। और जो स्मॉल जी होता है वो डिपेंड करता है उस प्लैनेट के मास पर और उस प्लैनेट के रेडियस पर। समझ गए ना। तो डिफरेंट प्लैनेट का मास और रेडियस अलग होता है। मतलब क्या बोलते हैं, स्मॉल जी की वैल्यू हर प्लैनेट पर अलग होती है। तो हर प्लैनेट पर उस बॉडी का वेट क्या होगा, डिफरेंट होगा। अच्छा, SI यूनिट क्या होगी वेट की, SI यूनिट क्या होगी उस वेट की। तो वेट बेसिकली क्या है, वेट क्या है, इट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो SI यूनिट क्या होगी, न्यूटन। क्या होगी इसकी, न्यूटन। इज दैट क्लियर। मास जहाँ पर की स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, बॉडी का वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये क्या है, फोर्स आपका, ये क्या है, ये फोर्स है। तो मतलब डिफरेंट प्लैनेट्स पर बॉडी का मास तो सेम रहेगा, पर उस मास पर जो लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल है, जो बॉडी, उस बॉडी का वेट होगा, वो डिफर करेगा डिफरेंट प्लैनेट्स पे। समझ गए ना। तो क्या चीज डिफर करती है डिफरेंट प्लैनेट्स पे, आपका वेट डिफर करता है, ना कि मास। समझ रहे हो, मास रिमेन्स सेम इन ऑल प्लैनेट्स, वेट डिफर्स। ठीक। तो आप, आई होप कि आप लोगों को समझा होगा मास और वेट का क्या कंसेप्ट है, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। ठीक है जी। मास बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, केजी में नापते हैं, जबकि जो वेट है वो क्या है, वो बॉडी का, उस बॉडी पर लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल उस प्लैनेट का। समझ गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सैटेलाइट्स। क्या है, सैटेलाइट्स। ठीक, हम सैटेलाइट्स को डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट आर सैटेलाइट्स। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है सैटेलाइट्स। अच्छा, सैटेलाइट और प्लैनेट्स में क्या फ़र्क होता है भाई। जो प्लैनेट होते हैं ना, प्लैनेट वो किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, किसी स्टार जो कि एक एनर्जी सोर्स होता है। क्या होता है, एनर्जी का सोर्स। तो प्लैनेट्स आर मेंट टू रिवॉल्व अराउंड द स्टार, और जबकि उन प्लैनेट्स जो कि एनर्जी का सोर्स नहीं है, उनके अराउंड जो चीज़ रिवॉल्व कर रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैटेलाइट। तो सैटेलाइट किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, प्लैनेट्स के अराउंड। अब हम बात करते हैं सैटेलाइट। तो सैटेलाइट आपकी दे रिवॉल्व्स अराउंड दी प्लैनेट, रिवॉल्व्स अराउंड दी प्लैनेट।
अराउंड दी प्लेनेट, प्लेनेट के अराउंड, अराउंड आपके रिवॉल्व करते हैं। दो प्रकार के आपके होते हैं, 2 टाइप्स की सैटेलाइट आपकी होती हैं, ठीक है जी। पहले होती हैं क्या, पोलर सैटेलाइट्स, पोलर सैटेलाइट्स, और दूसरी क्या होती है, क्या दूसरी होती है हमारे पास में जियो स्टेशनरी या इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी, आप है ना, स्टेशनरी सैटेलाइट्स। अच्छा जी, पोलर सैटेलाइट्स क्या होती हैं, ठीक है जी, इसको देख लेते हैं जरा। अर्थ है, ये अर्थ है, इसका एक इक्वेटर होता है, एक ये पोलर है ना, पोलर रेडियस होती है, ये इक्वेटोरियल रेडियस आपकी है, ये क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल डायमीटर है और ये पोलर डायमीटर है। तो वो सैटेलाइट जो कि आपके अर्थ के पोलर प्लेन में रिवॉल्व करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पोलर सैटेलाइट्स। और वो सैटेलाइट जो अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में रिवॉल्व करती हैं, इक्वेटोरियल प्लेन में रिवॉल्व करती हैं, ऐसे रिवॉल्व कर रही हैं। अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड इस तरह से अगर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है तो कौन सी सैटेलाइट है वो, ऐसे रिवॉल्व कर रही है, कौन सी है, इक्वेटोरियल सॉरी स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है, राइट। और जो सैटेलाइट्स अर्थ में ऐसे रिवॉल्व कर रही हैं, पोलर रेडियस, ये पोलर रेडियस है, ये पोलर डायमीटर है, इस पोलर प्लेन में रिवॉल्व कर रही हैं, तो उसे बोलते हैं पोलर सैटेलाइट्स, राइट। कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा जी, पोलर सैटेलाइट्स में क्या होती हैं, दे रिवॉल्व इन ए प्लेन पासिंग फ्रॉम पोलर एक्सिस है ना, ये आपकी पोलर एक्सिस है, ये क्या है, पोलर एक्सिस से जो पास होने वाला कोई प्लेन है, उस प्लेन में रिवॉल्व करती हैं सैटेलाइट्स, ठीक है जी। तो इसमें जो उनका टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड क्या होता है भाई, किसी भी सैटेलाइट को एक चक्कर पूरा करने में, एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में जितना समय लग रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 84 मिनट्स का होता है। कितने मिनट का होता है भाई, 84 मिनट्स। तो जनरली जो सैटेलाइट होती है 84 मिनट्स में अर्थ के अराउंड पूरा एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लेती हैं, ठीक है जी, समझ में आया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जो उसमें मेनली सैटेलाइट हम यूज़ करते हैं, स्पाई सैटेलाइट्स जो होती हैं, मिलिट्री सैटेलाइट्स, जो मिलिट्री सैटेलाइट्स होती हैं, है ना, मिलिट्री सैटेलाइट जो होती है जनरली इस नेचर की होती हैं, आर जनरली क्या होती हैं, पोलर सैटेलाइट्स, आर जनरली पोलर सैटेलाइट्स, वो पोलर सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक, समझ गए क्या, कोई दिक्कत नहीं आता तक। चलिए, जबकि हम बात करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ये आपके बॉडी के इक्वेटोरियल प्लेन में रिवॉल्व करती हैं। इक्वेटोरियल प्लेन क्या होती है भाई, बताया ना, ये इक्वेटोरियल एक्सिस होती है, ये है ना, इक्वेटोरियल प्लेन में के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, इक्वेटोरियल प्लेन में रिवॉल्व करती हैं आपकी सैटेलाइट्स ये। तो दीज सैटेलाइट्स रिवॉल्व्स इन इक्वेटोरियल प्लेन, किस में रिवॉल्व करती हैं, इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ, ठीक है जी। इनका जो टाइम पीरियड होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड होता है वो लगभग 24 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का। मतलब जितनी देर में अर्थ अपनी एक्सिस में एक रिवॉल्यूशन पूरा करती है, अर्थ की एक्सिस ये तो अर्थ की एक्सिस है, तो जितनी देर में अर्थ अपनी एक्सिस में एक रिवॉल्यूशन पूरा करती है उतनी देर में ये सैटेलाइट भी अर्थ के अराउंड एक रिवॉल्यूशन पूरा करती है, समझ गए ना। तो इनका टाइम पीरियड 24 आवर्स का होता है। इसमें कौन कौन सी सैटेलाइट आपकी आती हैं, फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट्स, वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट्स आपकी होगी, टीवी या कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। कौन सी सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इस पर्पस की होती हैं, सैटेलाइट्स एटसेट्रा, ठीक है जी। इसको अब जो ये सैटेलाइट होती हैं, ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती हैं। अच्छा, वाई दे आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी, इनको हम जियो सिंक्रोनस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जियो सिंक्रोनस भी बोलते हैं, सिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको जियो स्टेशनरी, मतलब अर्थ के रेस्पेक्ट में दिस सैटेलाइट सीम्स टू बी एट रेस्ट में लगती हैं। सपोज ये सैटेलाइट है, तो अर्थ अगर घूम रही, ये इंडिया है, ये फिंगर, इस फिंगर को क्या मान लो, इंडिया मान लो, क्या मान लो, इंडिया। ये सैटेलाइट इंडिया के ऊपर है। तो आपको पता है जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती हैं, तो इनका टाइम पीरियड जो होता है, अर्थ के रोटेशन के टाइम पीरियड के इक्वल होता है आपका ये। तो ध्यान से देखेंगे, तो जैसे कि अर्थ रोटेट कर रही है, ये इंडिया है, मिडिल फिंगर को मान लो इंडिया,
तो यहाँ पर जो ये सैटेलाइट इनका टाइम पीरियड सेम है अर्थ का, तो रोटेट कर रही है। तो इंडिया में रहने वाले जितने भी इंडियन सिटीजन हैं उनको क्या लगेगा कि ये सैटेलाइट उनके हमेशा क्या है, उनके साथ रोटेट कर रही, तो उनको रेस्ट में लगेगी। क्या लगेगी? रेस्ट में। उन्हें लगेगा कि ये सैटेलाइट मूव कर ही नहीं रही है, पर ये मूव कर रही है। इसका जो टाइम पीरियड है और अर्थ का रोटेशन का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? इक्वल है। वो क्या है? इक्वल है। तो हम इंडियंस को क्या लगेगा कि हमेशा आसमान में वो सैटेलाइट हमें दिखती रहेगी, तो हमें लगता है मूव कर ही नहीं रही है, तो है ना, वो हमेशा रेस्ट में लगेगी। हमें किस में लगेगी? वो रेस्ट में लगती है। तो दैट्स वाई दे आर नोन एज जियो स्टेशनरी। जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ। हम जनरली अर्थ के लिए जियो वर्ड यूज करते हैं, समझ गए ना। तो जियो, रिलायंस वाला जियो नहीं, जियो अर्थ के लिए यूज करते हैं। अर्थ के रेस्पेक्ट में दो सैटेलाइट विच सीम्स टू बी एट रेस्ट। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट। तो अर्थ के रेस्पेक्ट में जो सैटेलाइट रेस्ट में लगती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी। अच्छा, जियो सिंक्रोनस क्यों बोलते हैं? जियो सिंक्रोनस, सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा स्कूल में कभी ग्रुप डांस वगैरह होता है ना, तो उसमें सब लोग एक साथ डांस करते हैं, उनके पाँव भी एक साथ चलते हैं ना, एक साथ चलते हैं, तो आप बोलते हैं यार कितना बढ़िया सिंक है। और सिंक का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनस। क्या होता है? सिंक्रोनस। सिंक में होता है ना उनके स्टेप्स, हाथ पर उठा रहे हैं सबके सब, सारे बच्चे उसमें जितने भी ग्रुप डांस में है ना, वो सब हाथ पर उठा रहे हैं, मटक रहे हैं, तो सब साथ में मटक रहे हैं। तो मतलब वो है पूरे सिंक में, ऐसा बोलते हैं ना, सिंक में। सिंक में कभी आप प्रैक्टिस करते हो ग्रुप डांस की, तो आपके जो लीडर होते हैं बोलते हैं अरे सिंक्रोनाइजेशन क्या है तुम्हारा, बोलते हैं ना सिंक्रोनाइजेशन मतलब सब साथ में मूव कर रहे हैं वो। तो उसी तरह से जो वो अर्थ है और जो सैटेलाइट एक साथ मूव कर रहे हैं, एक साथ क्या कर रहे हैं? दोनों सिंक्रोनाइजेशन में है। किसमें? सिंक्रोनाइजेशन में है। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स, क्योंकि वो अर्थ के साथ किस में है? सिंक में है, सिंक्रोनस में है ना, सिंक्रोनाइजेशन में है। तो आपकी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको भी नोट कर लीजिए एक बार। अच्छा जी, जो इनकी एवरेज हाइट होती है फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, पोलर सैटेलाइट की जो एवरेज हाइट होती है, एवरेज हाइट ये आपकी 250 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर होती है, समझ गए ना। इनकी जो एवरेज हाइट जो होती है अबव दी अर्थ सरफेस, अबव सरफेस। और जो इनकी एवरेज हाइट होती है, एवरेज हाइट अबव सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस कितनी होती है? वो 36,000 किलोमीटर से लेके कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। वैसे 1-1 लाख किलोमीटर में भी होती है, 1.5 लाख किलोमीटर दूर भी है सैटेलाइट्स, है ना। पर एवरेज हाइट कितनी मानते हैं हम? 36,000 किलोमीटर मानते हैं। 36,000 किलोमीटर से लेके 42-48,000 किलोमीटर तक इनकी एवरेज हाइट होती है अर्थ के सरफेस से। तो काफ़ी दूर होती है ये सैटेलाइट, समझ गए ना, काफ़ी दूर हैं। अर्थ ऐसे घूम रही है तो काफ़ी दूरी से ये भी घूम रही है अर्थ के अराउंड, समझ गए। तो नोट कर लीजिए वही इसको। हैं? हाँ, रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट क्या बोलते हैं उसके लिए हम जनरली पोलर सैटेलाइट्स का, जो मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट्स होती है ना, उसके लिए हम जनरली पोलर सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। इसमें भी रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर देश रखता ही है। कोई बोल देगा भाई हम तो ये अपने क्या बोलते हैं मौसम और रिमोट सेंसिंग के लिए ये सैटेलाइट भेज रहे हैं, ऐसे हम अपने एरिया पे, ऐसे एरिया पे, हमारे देश में कुछ ऐसे एरिया है ना जहाँ पे इंसान नहीं बसते, बहुत ही रिमोट एरियाज़ बोलते हैं उसको, बॉर्डर एरियाज़ हो गए, उनमें नज़र रखनी है ना, तो उन पे हम बोलते हैं कि हम उसके लिए भेज रहे हैं। पर हमारा मेन पर्पज़ क्या होता है? सीमा पे नज़र रखने के लिए होता है। तो यार थोड़ा ना बोल देंगे हम साला चाइना पे नज़र रखने के लिए भेज रहे हैं, पाकिस्तान में नज़र रखने के लिए भेज रहे हैं, तो पाकिस्तान भी भड़क जाएगा भैया, तुम्हारा पैसा तुम कुछ भी करोगे साला, है ना, फिर वो भी अपने हथियार बढ़ाएगा। वो वहाँ की जनता भूखी नंगी तो आई, उसको तो ऐसे पैसा नहीं दे रहे वो लोग, है ना। तो कहने का मतलब ये है, रखते टेक्नोलॉजी तो करो भाई यूज़। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लास्ट हमारा टॉपिक है वेटलेसनेस, भारहीनता। आप भारहीनता कैसे अनुभव कर सकते हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। भारहीनता मतलब वेटलेसनेस, आप पर कोई ग्रेविटेशन फोर्स जीरो हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं वेटलेसनेस, है ना। स्मॉल जी की वैल्यू जीरो हो जाए, क्योंकि मास तो जीरो हो नहीं सकता, मास जीरो हो गया आपका, क्योंकि वेट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, वेट एम और जी पे, एम जी है ना वेट, तो एम जीरो हो जाए, मास जीरो हो गया मतलब आप थे ही नहीं, क्योंकि हर वो चीज़ जो एग्जिस्ट करती है मतलब इस दुनिया में उसका मास तो होगा ही होगा। अगर आपको मास जीरो हो जाए मतलब आप हो ही नहीं, भूत हो आप, मतलब भूत का भी मास होगा, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी कंडीशन क्या है? स्मॉल जी की वैल्यू जीरो हो जाए, स्मॉल जी की वैल्यू जीरो हो जाए तो हम बात करते हैं वेटलेसनेस की। वेटलेसनेस, भारहीनता, भारहीनता, ठीक है जी। ये 3 कंडीशन में अचीव की जा सकती है। ये तभी होता है जब व्हेन नेट फोर्स ऑन, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट
बिकम्स जीरो, बिकम्स कितना हो जाता है, बिकम्स जीरो, जीरो हो जाए नेट फोर्स। ठीक है जी। तो नेट फोर्स जीरो कैसे हो सकता है भाई, इसमें 3 तरीके से, बाय 3 वेज। हम 3 तरीके से अपना वेटलेसनेस को अचीव कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है कोई सैटेलाइट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, अर्थ की सरफेस से ऊपर घूम रहा है वो, आओ उसमें बैठ जाओ। तो उसके कई वीडियो आपने देखे होंगे, उसमें लोग उड़ रहे होते हैं यूँ, है ना, सोते भी तो अपने आप को बांध के सोते हैं, पता चला यहाँ किचन में सो रहे हैं, साला वहाँ बेडरूम में कहीं और पहुँच गए, बाथरूम में पहुँच गए, है ना। तो वो लोग उड़ते रहते हैं, तो मतलब उनको वेटलेसनेस एक्सपीरियंस होता है। क्यों होता है, तो अगर आप किसी सैटेलाइट में बैठे हो, फिर आप घूम रहे हो अर्थ के राउंड, तो आपको भारहीनता का अनुभव होगा। समझ गए। तो इफ़ यू आर रिवॉल्विंग ड्यूरिंग रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लैनेट, ठीक है जी। क्योंकि जब आप घूमते हैं ना, ये प्लैनेट है, आप इसके अराउंड जब घूम रहे हो, यहाँ किसी सैटेलाइट में बैठ के घूम रहे हो अंदर, तो आप पे एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सेलरेशन लग रहा है। क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल, स्मॉल आर आपका रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन है, स्मॉल आर क्या आपका रिवोल्यूशन पाथ का रेडियस है। तो आप पे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी लगता है, वो आपके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी को बैलेंस कर लेता है। किसको बैलेंस करता है, जी को। और वी क्या है, आपकी वेलोसिटी है, वी क्या आपकी वेलोसिटी है। तो ये बाहर की तरफ जो एक्सेलरेशन लगता है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को बैलेंस कर रहा है। क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। एक बार सैटेलाइट में ब्रेक मार के देख लो, ब्रेक मार दो, सैटेलाइट को घुमाओ मत, आप रेस्ट में आ जाओ, तो वी जैसे जीरो हो जाएगा, तो बाहर की तरफ एक्सेलरेशन लगना बंद हो जाएगा। तो मतलब अब अर्थ आपको खींचेगी, अब आपको ग्रेविटी का अनुभव होगा, अब आपको वेट, अपने वेट का अनुभव होगा। पर अगर जब तक सैटेलाइट घूम रही है ऑर्बिट में, तब तक आपको अपने वेट का अनुभव नहीं होगा। तो जब तक आप घूम रहे हो, समझ रहे हो। दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका क्या है, फ्री फॉल, ऊपर से नीचे गिर जाओ, फ्री फॉल। तो जब फ्री फॉल करते हैं तभी हमें वेटलेसनेस का भारहीनता का अनुभव होता है, फ्री फॉल। समझ गए ना। आपने देखा है जब क्या बोलते हैं, जब भी उनकी ट्रेनिंग होती है ना, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको स्पेस में अगर ले जाना होता है, उनको क्या बोलते हैं, वो भारहीनता का अनुभव कराने, तो क्या करते हैं, उनको दो काम करते हैं, 2 तरीके से उनको भारहीनता का अनुभव कराते हैं, वेटलेसनेस का अनुभव कराते हैं। उनको एक बड़े से विमान में बिठाते हैं, ऊपर ले जाते हैं उस आसमान को, वो आसमान अपने इंजन बंद कर देता है, वो गिरता है नीचे की तरफ। क्या करता है, विमान गिरता है। तो अंदर के जो यात्री होते हैं, पैसेंजर होते हैं, जो अंदर बैठे होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, उनको भारहीनता का अनुभव होता है। वहाँ पे क्या होता है, भारहीनता, उड़ रहे होते हैं पूरे विमान में, है ना। लिटरली एक बार आपके आइंस्टीन थे स्टीफन हॉकिंग को भी भारहीनता का अनुभव ऐसे ही कराया गया था, क्योंकि वो चाहते थे एक बार ज़िंदगी में व्हील चेयर से खड़े होकर चलना चाहते थे वो। तो एक्चुअली पॉसिबल था नहीं, क्योंकि उनको लकवा मार रखी थी, उनकी पूरी पैरालाइज हो रखी है स्टीफन हॉकिंग की। तो उनको भी ऐसे ले गए, क्या बोलते हैं, विमान में ले गए, विमान के इंजन बंद कर दिए, वो जब नीचे की तरफ गए तो व्हील चेयर छोड़ के वो भी हवा में उड़ रहे थे उस समय, है ना। तो वहाँ पर भी आप वेटलेसनेस का अनुभव कर सकते हैं, कब, ड्यूरिंग फ्री फॉल। समझ गए ना। तो फ्री फॉल के दौरान भी आप वेटलेसनेस का अनुभव कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है, पानी के अंदर किसी फ्लूइड के अंदर, आपको पता ही है, आप किसी फ्लूइड के अंदर जाएंगे तो आपका वेट तो लग ही रहा है, आपका ग्रेविटी के हिसाब का वेट तो नीचे की तरफ लग ही रहा है। साथ ही साथ ये फ्लूइड आपके आप पर ऊपर की तरफ एक फोर्स डालता है, उसे बोलते हैं बाइंड फोर्स। क्या बोलते हैं उसको हम, बाइंड फोर्स। समझ गए ना। तो ऊपर की तरफ, तो आपका जो इफेक्टिव वेट हो जाता है पानी के अंदर, इफेक्टिव वेट, ध्यान से सुनना, इफेक्टिव वेट कितना हो जाता है, आपका नीचे की तरफ जो वेट है W माइनस बाइंड फोर्स, तो आपका इफेक्टिव वेट क्या हो गया, कम हो गया। आपका ट्रू वेट कितना है, W है, ट्रू वेट कितना आपका W है। पानी आपके ऊपर, अगर पानी में गिर जाओगे आप, तो पानी ऊपर की तरफ आपको फोर्स लगाता है, बाइंड फोर्स, तो आपका इफेक्टिव वेट कम हो जाता है, ट्रू वेट से कम हो जाता है इफेक्टिव वेट, तो आपको हल्का सा भारहीनता का अनुभव होता है। तो इन 3 तरीकों से, है ना, इनसाइड एनी फ्लूइड, किसी फ्लूइड के अंदर आप हो, तैर रहे हो, ड्यू टू बायंसी की वजह से आपको भारहीनता का अनुभव होता है। समझ गए ना। तो इन 3 तरीकों से आप भारहीनता का एक्सपीरियंस कर सकते हैं किसी भी जगह। समझ गए ना। बायंसी, बायंसी, जब हम फ्लूइड पढ़ेंगे तो उसमें चीज़ें समझ आएंगे आपको। वैसे क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे थोड़ा बहुत बायंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाएं। चलिए भाई, तो ये था बच्चों आपका कुछ
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि वो क्वेश्चन मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है 2011 एनडीए का, ठीक, उसको देख लेते हैं हम लोग। उसमें आपके कुछ लॉज ऑफ मोशन के कंसेप्ट भी यूज़ होंगे, ठीक। वो कह रहा है उस क्वेश्चन में क्या आपके पास एक लिफ्ट है, एक स्टेशनरी लिफ्ट है, ठीक है जी। आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक, लिफ्ट है, स्टेशनरी लिफ्ट है, क्या ये स्टेशनरी लिफ्ट है। और एक लिफ्ट और है जिसमें कि वो लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रही है। किस तरह एक्सीलरेट कर रही है? नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रही है भाई, ठीक है जी। तो ये लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रही है। तो जाहिर सी बात आप लोगों को अच्छी तरह बताया, जो लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सीलरेट करती है उसमें आपका वेट कम फील होता है, आपका वेट कम फील होता है। यहाँ पे आपको ट्रू वेट दिखेगा, ट्रू वेट मान लेते हैं W, क्या मान लेते हैं W। और जो यहाँ पर क्या बोलते हैं आपका जो एपियर आपको लग रहा है जो वेट है, तो उसको W डैश मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं W डैश, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपको वेट कम क्यों फील हो रहा है, जरा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है भाई। तो अगर कोई ऑब्जर्वर इसको यहाँ से देख रहा है, ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है जी, तो उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं भाई? नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ये जो वेइंग स्केल है, जिस वेइंग स्केल के ऊपर खड़ा है, जिसमें अपना वेट देख रहा है, ये वेट नाप रहा है ना, इसमें ये वेइंग स्केल है, इसके ऊपर खड़ा है, तो ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन डाल रहा होगा। और नीचे तरफ क्या लग रहा है इस पर? mg, नीचे तरफ क्या लग रहा है इस पर? mg लग रहा है। तो इसने इस क्वेश्चन आपसे पूछा W और W डैश का रेशो कितना होगा, ये रेशो में फाइंड करना है, ठीक है भाई। मास इस आदमी का m मान लेते हैं, मास का मान लेते हैं m, मास तो सेम रहेगा। तो एक केस में लिफ्ट स्टेशनरी है, एक केस में लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रही है एक्सीलरेशन से। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर सॉरी, इसने वेट का रेशो आपको दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में आपको दिया था वेट का रेशो कितना दिया हुआ है? 2:3। क्या दिया हुआ है उसने? 2:3। इन दोनों केस में वेट का रेशो 2:3 है। तो आपको बताना, अगर सॉरी 3:2 है, 3:2 है, तो आपका लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा? लिफ्ट का एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना होगा, समझ गए। स्टेशनरी लिफ्ट में ये वेइंग स्केल W वेट शो कर रहा है, इस वर्टिकली जो आपकी लिफ्ट नीचे तरह एक्सेलरेट कर रही है, इसमें इसका एक्सेलरेशन W, इसका जो वेट है W डैश शो कर रहा है, और दोनों वेट का रेशो 3:2 है। तो आपको बताना कि लिफ्ट किस एक्सेलरेशन नीचे गिर रही है, समझ गए। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा भाई? कैसे, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पर? mg और n, mg और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? n। ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए। इस आदमी ऊपर की तरफ लग रहा है n और नीचे की तरफ लग रहा है mg, ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे तभी तो उसका एक्सेलरेशन 0 आएगा, क्योंकि ये लिफ्ट क्या है? स्टेशनरी लिफ्ट है। कैसे लिफ्ट है? ये स्टेशनरी लिफ्ट है, इसका एक्सेलरेशन 0 है। ये एक्सेलरेशन 0 कब होगा? जब उस पर नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 कब होगा? जब उस पर लगने वाले सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 आएगा। मतलब ऊपर वाले फोर्सेस और नीचे वाले फोर्सेस क्या होने चाहिए? इस पर बराबर होने चाहिए, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं आता तक। अब मैं इस आदमी की बात करता हूँ, इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? नीचे की तरफ लग रहा है इस पर mg, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। और जो ये वेइंग स्केल होता है ना बच्चों, इस नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? ये नॉर्मल रिएक्शन को। ये मत सोच रहे ना कि mg को मेजर करता है। ये वेइंग स्केल नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करता है, वेट mg को मेजर नहीं करता। ये समझ रहे हो। अगर यही आदमी बाहर से जो खड़ा है इसको ऑब्जर्व करेगा तो इसके रेस्पेक्ट में ये कहाँ एक्सीलरेट कर रहा है? नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है। तो ये आदमी इसके रेस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, और इस आदमी पे केवल 2 ही फोर्स लग रहे हैं। तो कौन सा फोर्स ज्यादा है, mg की n? नीचे एक्सीलरेट कर रहा है ना, तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा इस पे। नीचे वाला फोर्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी भैया? नीचे वाला फोर्स ज्यादा है mg, इसमें नेट फोर्स कितना होगा? इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है भैया? mg माइनस n। ये नेट फोर्स है, नीचे की तरफ mg फोर्स है, ऊपर तरफ n है। ये नीचे एक्सीलरेट कर रहा है तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए, तभी तो नीचे एक्सीलरेट करेगा। तो नेट फोर्स कितना है? mg माइनस n। और तुम्हें अच्छी तरह पता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की किसी बॉडी पर नेट फोर्स m इंटू a से भी ज्ञात किया जा सकता है ना। किसी बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स कितना होता है? उस बॉडी का मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या दोनों बराबर होने चाहिए? ठीक है जी। तो थोड़ा सॉल्व करोगे, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू तुम्हारे पास में आ जाएगी बच्चों कितनी? ध्यान देखना, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mg माइनस ma। ठीक है भाई, mg माइनस ma। तो यहाँ पर जो n है उसकी रीडिंग कितनी आ रही है? mg के इक्वल आ रही है। इस केस में इसको n1 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ उसको? n1। और उसको मान लेते हैं n2। क्या मान लेते हैं उसको? n2। ठीक है जी। तो n2 की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? mg माइनस ma। और n1 की वैल्यू कितनी आ रही है? mg के इक्वल आ रही है। और ये mg क्या है? पहले केस में जो वेट है वही तो n1 है। तो पहले केस में जो वेट है वो कितना है भैया? n1 के इक्वल है, मतलब mg के इक्वल है। दूसरे केस में जो वेट है n2 वो क्या है? w डैश के इक्वल है। किसके इक्वल है?
डब्ल्यू डैश के इक्वल है और जो कितना है एम जी माइनस एम ए है। कोई दिक्कत किसी को? हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई, और क्वेश्चन में हमें डब्ल्यू और डब्ल्यू डैश का दे रखा है रेशो। डब्ल्यू और डब्ल्यू डैश का रेशो कितना दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डब्ल्यू और डब्ल्यू डैश का रेशो कितना है? एम जी अपॉन एम जी माइनस एम ए। समझ गए? डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश 3:2 बराबर एम जी अपॉन एम जी माइनस एम ए। एम से एम गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो थोड़ा सा इसको, ठीक है जी। ये हो जाएगा 3g माइनस 3a इक्वल्स टू 2g। समझ गए? g को उधर ले आओ तो ये हो जाएगा 3g माइनस 2g माइनस 3a को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 3a। तो 3g माइनस 2g कितना हो गया? g। तो g इक्वल्स टू 3a। तो a की वैल्यू कितना देगी? g/3। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास में। हमें एक्सेलरेशन ही तो फाइंड करना था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये आपका एनडीए में, एनडीए 2011 में ये क्वेश्चन बन चुका है आपका 2011 में, ठीक है जी। तो उससे कुछ कंसेप्ट आपके लॉज ऑफ मोशन से निकलते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम अगर आपको बनाना आना चाहिए, समझ गए ना। तो समझ में आया क्वेश्चन क्या था? ये स्टेशनरी लिफ्ट में खड़ा इंसान है, इसको अपना वेट W मिलता है इस मशीन से, और यही एक और आदमी है जिसकी लिफ्ट नीचे एथलीट कर रही है। तो इसका जो वेट शो हो रहा है भैया W डैश कम वेट शो हो रहा है, और इन दोनों ही वेट का रेशो आपको गिवन था 3:2। आपको बताना था कि भैया कितने एसलेशन से नीचे की तरफ ये लिफ्ट एथलीट कर रही है। तो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है, आपको कुछ चाहिए, कुछ परेशानी, तो अगर आप चाह रहे हैं कि किसी में डिटेल वीडियो बनाया जाए तो प्लीज़ मेंशन करिए कमेंट में। हम लोग कोशिश करेंगे कि उन टॉपिक्स पे जो आपने कमेंट मेंशन किए हम डिटेल वीडियो बनाएं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।